नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर परमेश चंद्रा आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अल्फा सक्सेस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम चर्चा करते हैं विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में यह है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप। इससे पहले हमने चर्चा किससे की थी? एशिया महाद्वीप की। ये नंबर 1 पर था। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो ये बाकी महाद्वीपों से अलग करती हैं। देखो, अफ्रीका महाद्वीप को मानव का जन्म स्थान माना जाता है। मानव का जो जन्म स्थान है कौन से महाद्वीप को माना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को माना जाता है कि मानव की सबसे पहली उत्पत्ति कहाँ हुई थी? अफ्रीका महाद्वीप में हुई थी। दूसरी बात, इसे भविष्य का महाद्वीप भी कहते हैं। इसे भविष्य का महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर संसाधनों की तो विशालता है, लेकिन उनका अभी तक पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पाया। टेक्नोलॉजी नहीं होने की वजह से पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पाया, इसलिए इसको भविष्य का महाद्वीप भी कहते हैं। आगे ये देखते हैं हम इसके बारे में कि ये यूरोप से किस प्रकार से अलग होता है और एशिया से किन किन से अलग होता है। तो यहाँ देखो आप इसको भाई, इस अफ्रीका महाद्वीप के जो पश्चिम वाला भाग है या तो महासागर है। कौन सा महासागर है ये? अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है। दूसरा, यदि हम बात करते हैं कि जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है किसका पार्ट था? ये गोंडवाना लैंड का। किसका पार्ट था? ये गोंडवाना लैंड का। यहाँ देखो आप, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका में एक सिमिलरिटी आपको दिखाई दे रही होगी कि ये जो हिस्सा है दक्षिणी अमेरिका का, ये पहले क्या था? इस वाले हिस्से से जुड़ा हुआ था। कौन से वाले हिस्से से? अफ्रीका के हिस्से से जुड़ा हुआ था। और कालांतर में क्या हुआ? धीरे धीरे इसमें क्या हुआ? इसका डाइवर्जन हुआ। ये दोनों स्थान एक दूसरे से विपरीत दिशा में खिसकते हुए चले गए। तो बीच में क्या बन गया? ये आपका अटलांटिक महासागर बन गया, ऐस के आकार का। ठीक है। अब इस तल भाग से कहाँ जुड़ा हुआ है? ये इस तल भाग से जुड़ा हुआ है, एक तो एशिया से और एक जुड़ा हुआ है यूरोप से। एक तो किससे जुड़ा हुआ है? एशिया से, और एक किससे जुड़ा हुआ है? ये यूरोप से जुड़ा हुआ है। तो एशिया से बताया था मैंने आपको कि एशिया से अफ्रीका किन किन स्थानों से अलग होता है। तो एशिया से जो अफ्रीका अलग होता है, एक तो आपका आ गया लाल सागर, और एक आपकी आ गया था स्वेज नहर। कौन सी नहर? स्वेज नहर, जो विश्व की सबसे बड़ी व्यापारिक नहर है स्वेज नहर। इनसे अलग होता है। किससे अलग होता है? ये एशिया से अफ्रीका। और अब बात करते हैं कि ये यूरोप से किससे अलग होता है। तो देखो, यहाँ पर तो है यूरोप और ये है अफ्रीका। तो इन दोनों के बीच में है भूमध्य सागर, जिसको रोम सागर भी कहते हैं। भूमध्य सागर को रोम सागर भी कहा जाता है। तो एक तो किससे अलग होता है? ये भूमध्य सागर से अलग होता है। और एक ये जो जहाँ पर इसका प्रवेश करते हैं पानी, इसको कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि, इससे अलग होता है ये। तो दो बातें क्लियर हो गई आपकी कि अफ्रीका एशिया से तो अलग होता है स्वेज नहर और लाल सागर से, और अफ्रीका यूरोप से अलग होता है भूमध्य सागर और जिब्राल्टर जल संधि से। ठीक है, एक बार भी लिखना नहीं है, एक बार समझना है इसके बारे में। ये देखो, ये है अफ्रीका महाद्वीप, इस प्रकार से ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप। तो देखो, इसके बारे में 1 बाय 1 बातें करते हैं। अफ्रीका, तो पहला जो इसका पॉइंट है वो तो क्या हो जाएगा? यह है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये दूसरा है, तो पहला कौन सा था? एशिया महाद्वीप।
पहला कौन सा था? एशिया महाद्वीप। तो पहली बात ये होगी। दूसरी बात यह है इसी महाद्वीप में मानव की उत्पत्ति हुई थी। मानव की उत्पत्ति हुई थी। वैसे कई किताबों में मध्य एशिया भी दिया हुआ है, लेकिन अधिकतर किताबों में लिखा हुआ है अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। नेक्स्ट है, इसे भविष्य का महाद्वीप भी कहते हैं। ये सवाल IAS में सवाल आया हुआ है कि भविष्य का महाद्वीप किसे कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को। क्योंकि यहाँ जो संसाधन है उनका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पाया है। संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पाया है। संसाधन कौन से? प्राकृतिक संसाधन, खनिज होगा, उनमें आपके जल विद्युत हो गई, उसके अलावा आपके वन संसाधन हो गए। तो इसे भविष्य का महाद्वीप भी कहते हैं। भविष्य का महाद्वीप भी कहते हैं। अन्य इसका जो उपनाम है वो है काला महाद्वीप। अंध महाद्वीप। इसको अंध महाद्वीप भी कहते हैं, इसको काला महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें आप देखो, जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप में कर्क रेखा भी गुजरती है। ये देखो आप 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये जो रेखा है ये कौन सी रेखा है आपकी? कर्क रेखा। और इसमें से ही भूमध्य रेखा भी गुजरती है, और इसमें से ही आपकी मकर रेखा भी गुजरती है। तो तीनों अयनवर्ती रेखाएं इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। मतलब विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से तीनों अयनवर्ती रेखाएं गुजरती हैं। आपकी कर्क रेखा भी गुजरती है इससे, आपकी भूमध्य रेखा भी गुजरती है, और मकर रेखा भी गुजरती है। मतलब तीनों अयनवर्ती रेखाएं गुजरती हैं। इसका मतलब यह है कि सूर्य का प्रकाश इस मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में ही पूरे वर्ष भर सीधा गिरता रहता है। और जब सूर्य का प्रकाश सीधा गिरेगा तो यहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा, जिस कारण से यहाँ पे रहने वाले जो लोगों की जो चमड़ी कैसी हो जाएगी? काली हो जाएगी। तो यहाँ पर काले रंग के लोग पाए जाते हैं, काले रंग के लोग पाए जाते हैं, क्योंकि तीनों अयनवर्ती रेखाएं इस महाद्वीप से होकर गुजरते हैं, अफ्रीका महाद्वीप से। अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। तो इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा का जो उत्तरी भाग है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। तो मतलब इसका आधा हिस्सा किस में आता है? उत्तरी गोलार्ध में, और आधा हिस्सा किस में आता है? इसका दक्षिणी गोलार्ध में। इसी प्रकार से इसी महाद्वीप से 0 डिग्री देशांतर रेखा भी गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा भी गुजरती है, और 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व का भाग पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम का भाग पश्चिमी गोलार्ध। इसका मतलब यह है कि इसका जो विस्तार है, अफ्रीका महाद्वीप का विस्तार, वो चारों गोलार्धों में है। अफ्रीका महाद्वीप का जो विस्तार है वो चारों गोलार्धों में है। भाई इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध हो गया, और इसके दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध हो गया, और 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व का भाग पूर्वी गोलार्ध, और 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम का भाग पश्चिमी गोलार्ध। तो विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसका विस्तार चारों गोलार्धों में है। तो यहाँ पर दो बातें क्लियर हो गई आपकी। एक तो विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जिसमें से तीनों अयनवर्ती रेखाएं गुजरती हैं। अयनवर्ती कौन सी होती हैं? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा।
इसके अलावा जिसका विस्तार कितने चारों गोलार्धों में है, पूर्वी गोलार्ध में भी है, पश्चिमी गोलार्ध में भी है, उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी है। तो चारों गोलार्धों में इसका विस्तार पाया जाता है। तो ये दो बातें और नोटिस कर लेते हैं इसके अंदर। विश्व का एकमात्र महाद्वीप जिसका विस्तार चारों गोलार्धों में है, चारों गोलार्धों में है, क्योंकि इस महाद्वीप से 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी गुजरती है और 0 डिग्री देशांतर रेखा भी गुजरती है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं तो देखो, यह विश्व का एकमात्र महाद्वीप जिसमें से तीनों अयनवर्ती रेखाएं गुजरती हैं। तीनों अयनवर्ती रेखाएं, तीनों अयनवर्ती रेखाएं कौन सी हैं? भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, इसके अलावा कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होती है, और तीसरी है मकर रेखा जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है। रेखा ये गुजरती हैं। तो सूर्य का प्रकाश मतलब इस महाद्वीप पर पूरे वर्ष सीधा पड़ता रहता है, जिस कारण यहाँ रहने वाले लोगों की चमड़ी कैसी होती है? काली होती है। इसलिए यहाँ पर काले रंग के लोग पाए जाते हैं। तो विस्तार चारों गोलार्धों में हो गया और तीनों अयनवर्ती रेखाएं भी यहाँ से होकर गुजरती हैं। ये तो बातें होगी इसकी। अब देखते हैं कि ये किस प्रकार से किन किन से अलग होता है। तो देखिए आप इसको, पहले तो ये एशिया से कहां से अलग होता है? तो एशिया महाद्वीप में आ चुका था कि एशिया महाद्वीप अफ्रीका से अलग कहां से होता है? तो एशिया महाद्वीप अफ्रीका से लाल सागर और स्वेज नहर से अलग होता है, पहले हो चुका। अब देख रहा है हमारे को कि अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से कहां से अलग होता है? भाई ये अफ्रीका और ये यूरोप, तो कौन से स्थानों से ये अलग होता है? तो ये अलग होता है, एक तो आपका आ गया भूमध्य सागर, और एक आपका आ गया जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि, इन दोनों से ये अलग होता है। तो इसको भी हम नोटिस कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। तो देखिए, यह एशिया से स्वेज नहर व लाल सागर से अलग होता है। किससे अलग हो गया? ये एशिया से। और यह यूरोप से भूमध्य सागर, जिसका दूसरा नाम क्या है? रोम सागर, तथा जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। और इस जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं भूमध्य सागर की कुंजी।
भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं इसको। बताऊंगा क्यों कहते हैं इसको। अलग होता है, अलग होता है। यह यूरोप से भूमध्य सागर मतलब रोम सागर तथा जिब्राल्टर जल संधि से अलग होता है। इस भूमध्य सागर को तो रोम सागर क्यों कहते हैं और जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी क्यों कहते हैं, ये बात देखते हैं। ये जो आपका भूमध्य सागर है, मतलब इसका ये जाने का रास्ता है पानी का भूमध्य सागर में, लेकिन स्वेज नहर के बनने से पहले इसके बाहर निकलने का रास्ता नहीं था, क्योंकि आगे से ये बंद था। जैसे कमरे के अंदर हम चले जाते हैं, रूम का मतलब क्या होता है, कमरा ही तो होता है, कमरे में दरवाजा एक ही होता है, लेकिन आगे कहीं बाहर जाने का रास्ता नहीं होता। इसी प्रकार से इसका जो आकार है एक रूम के समान है। किसके समान है? रूम के समान है। इसलिए भूमध्य सागर को रोम सागर भी कहते हैं। दूसरी बात, हमें रूम के बाहर क्या लगाते थे हैं? ताला, ताला कुंजी, इसलिए इसको भूमध्य सागर की कुंजी भी कहते हैं। किसको? जिब्राल्टर जल संधि को। ओके, तो ये बातें किससे हो गई कि ये किन से अलग होता है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि इस महाद्वीप में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं। इस महाद्वीप में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं। तो देखिए आप, प्रमुख पर्वत श्रेणियां। प्रमुख पर्वत श्रेणियां। तो एक बार मैप में देख लेते हैं कि श्रेणियां कहां पर स्थित हैं। इसमें देखो कुछ श्रेणियां तो मैं आपको यहां बताता हूं। यह आपका अफ्रीका महाद्वीप। तो इस अफ्रीका महाद्वीप में इसका जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, यहाँ पर एटलस पर्वतमाला स्थित है। कौन सी पर्वतमाला है? एटलस पर्वतमाला स्थित है इसके उत्तरी पश्चिमी भाग में। और इस एटलस का विस्तार 3 देशों में है। कितने देशों में है? 3 देशों में। अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को। अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को, इन 3 देशों में विस्तार किसका है? एटलस पर्वतमाला का। जो एटलस पर्वतमाला है यह नवीन वलित पर्वत श्रेणी है। जिस प्रकार से हमारा हिमालय है नवीन वलित, उसी प्रकार से एटलस भी कैसा है? नवीन वलित पर्वत श्रेणी है। तो एक तो आपका कौन सा हो गया यहाँ पर? एटलस पर्वतमाला जो नवीन वलित है। इसके अलावा एक पर्वत श्रेणी है ड्रैकेंसबर्ग, जो दक्षिणी अफ्रीका में है। कौन सी है? ड्रैकेंसबर्ग, जो कहां पर है? दक्षिणी अफ्रीका में है। इसके अलावा एक यहां पर कैमरून है जो सक्रिय ज्वालामुखी है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कैमरून। कौन सा है? कैमरून। एक पर्वत है यहां पर तंजानिया में, किलिमंजारो। कौन सा है? किलिमंजारो। देखो मैं बताऊं आपको इसकी लोकेशन। 3 लोकेशन देख लिया आपने, एटलस पर्वतमाला, कैमरून और ड्रैकेंसबर्ग। इसके अलावा जो अगला है आपका वो है आपका किलिमंजारो। तो किलिमंजारो है आपका, देखो तंजानिया और केन्या में इसका विस्तार है। किसका? किलिमंजारो का। तंजानिया और केन्या में किलिमंजारो का विस्तार है। और किलिमंजारो इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, जो एक मर्त ज्वालामुखी चोटी है। इसके अलावा एक है केन्या में केन्या पर्वत। कौन सा है? केन्या पर्वत। जो केन्या पर्वत है ये भी कैसा है? ज्वालामुखी पर्वत, जो भूमध्य रेखा पर स्थित है। जो भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो देखो हम एक एक का अध्ययन करते हैं यहाँ पे इनका। सबसे पहले हम कौन सी लेते हैं? एटलस पर्वतमाला।
कौन सी लेते हैं? एटलस पर्वतमाला। तो प्रमुख पर्वत श्रेणियों में नंबर 1 एटलस पर्वतमाला। एटलस पर्वतमाला। पहली बात, स्थित कहाँ पर है ये? अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी भाग में। अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी भाग में ये स्थित है। और किस प्रकार की श्रेणी है ये? नवीन वलित। वलित क्या होता है? मोड़दार या मोड़दार। यह है नवीन वलित ओब्लिक मोड़दार पर्वत श्रेणी है। ये तो पहली बात होगी इसकी, भाई नवीन वलित है, मोड़दार है। दूसरी बात, इसका जो विस्तार है वो 3 देशों में है। कितने देशों में है? 3 देशों में, जिसको हम याद कर सकते हैं ATM के नाम से। ATM याद रखना भी आसान है। ATM से पैसा निकाला और भूगोल का एटलस खरीद के लेके आ गए। तो ए मतलब होता है अल्जीरिया, जो इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अनुसार। टी का मतलब है ट्यूनिसिया। और एम का मतलब है मोरक्को। मतलब इस पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है वो कितने देशों में है? 3 देशों में, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया और मोरक्को। तो पहली जो श्रेणी हमारी कौन सी हो गई? एटलस पर्वतमाला, जो इसके उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। ये आप नोट कर लो इसको। इसके बाद में हम आगे चलते हैं तो नंबर 2 पर आप आती है ड्रैकेंसबर्ग। ये देखिए आप, कौन सी है? ड्रैकेंसबर्ग। तो नंबर 2 ड्रैकेंसबर्ग। इसमें सवाल इतना ही पूछता है कि ड्रैकेंसबर्ग पर्वतमाला कौन से देश में स्थित है? तो महाद्वीप तो अफ्रीका है और देश आ जाएगा दक्षिणी अफ्रीका। देश कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है ये। दक्षिणी अफ्रीका देश। तो यहाँ देखो, यहाँ स्थित है ये। तो ये दक्षिणी पश्चिमी भाग में इसके स्थित है। तो कितनी पर्वतमालाएं हो गई आपकी? 2 हो गई। कितनी हो गई? 2। नंबर 3 की बात करते हैं तो आपका आता है किलिमंजारो। नंबर 3 कौन सी है? किलिमंजारो। देखो यहाँ पर है किलिमंजारो, जो तंजानिया और केन्या की सीमा पर स्थित है। तंजानिया और केन्या की सीमा पर स्थित है आपकी किलिमंजारो। तो इसका जो विस्तार है किलिमंजारो का वो है तंजानिया व केन्या की सीमा पर। लेकिन यदि एक ही देश का नाम आता है तो फिर देश कौन सा करना है हमारे को? तंजानिया। देश एक ही देश का नाम आता है कि किलिमंजारो का विस्तार कौन से देश में है, और उसमें आपके अलग अलग ऑप्शन आ गए, तंजानिया, केन्या का। तो फिर कौन सा करना हमारे को? तंजानिया करना है। मुख्यतः किसका पार्ट है? तंजानिया में। और यह इस महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसको भी नोट कर लो। इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी।
कौन सी? किलिमंजारो। पर्वत कैसा है ये? किलिमंजारो यानी कि ज्वालामुखी। ज्वालामुखी पर्वत है ये। वैसे इसकी जो ऊंचाई है वो एग्जाम में आती तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको नोट कर लो। तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 5895 मीटर। कितना ऊंचाई है? 5895 मीटर ऊंची ये चोटी है जो ज्वालामुखी पर्वत है। तो कितने पर्वत हो गए इसके अंदर आपके? 3 हो गए। कितने हो गए? 3 एटलस ड्रैकेंसबर्ग और तीसरा आपका किलिमंजारो। इसके बाद में आपका आता है किलिमंजारो के बाद में केन्या पर्वत, जो सेकंड इसकी हाईएस्ट चोटी है केन्या पर्वत। तो नंबर 4 पर आपका आता है केन्या पर्वत। इस महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। इस महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। पहले किलिमंजारो, और ये केन्या पर्वत है, ये भी कैसा है? ज्वालामुखी पर्वत। ये भी पर्वत कैसा है? ज्वालामुखी पर्वत। और किलिमंजारो भी कैसा था? ज्वालामुखी। दोनों ही मृत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। किसके हैं? मृत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं, डेड वोल्केनो के। इसका जो विस्तार है वो कहाँ है? केन्या देश में। मेरे नाम से ज्ञात है। विस्तार कहाँ पर? केन्या देश में। इसके अलावा इसकी एक विशेषता और है कि ये जो चोटी है, ये चोटी भूमध्य रेखा पर स्थित है। ये चोटी भूमध्य रेखा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये भूमध्य रेखा पर ये स्थित है। तो ये किसकी बातें हो गई? आपकी केन्या पर्वत की बातें हो गई। कितने हो गए? 4। इसके बाद में हम आगे चलते हैं तो आपका आता है नंबर 5। भाई नंबर 1 एटलस, नंबर 2 ड्रैकेंसबर्ग, नंबर 3 किलिमंजारो, नंबर 4 केन्या। इसके बाद में आपका नंबर 4 है कैमरून, सक्रिय ज्वालामुखी। इसको भी नोट कर लो। नंबर 5 कैमरून। विस्तार भी कैमरून देश में ही है। विस्तार भी कहाँ पर है? कैमरून में ही। और इसकी विशेषता क्या है? इस महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। इस महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? कैमरून। क्या है? कैमरून, जिसका विस्तार कौन से देश में है? कैमरून देश में ही है। इसको भी आप नोट कर लो। तो इस प्रकार से आपकी अफ्रीका महाद्वीप की क्या हो गई? पर्वत श्रेणियाँ कंप्लीट हो जाती हैं। अफ्रीका महाद्वीप की पर्वत श्रेणियाँ क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। लोकेशन हमने देख ली इनकी। एटलस की कहाँ पर है? कैमरून की कहाँ है? ड्रैकेंसबर्ग की कहाँ पर है? तंजान इसकी आपकी किलिमंजारो कहाँ है? और केन्या पर्वत कहाँ है? इसके बाद में हम आगे चलते हैं तो आपकी आती हैं नदियाँ। पर्वतों के बाद में क्या लेते हैं? प्रमुख नदी कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी नदियाँ बहती हैं। तो प्रमुख नदियाँ, देखो आप नदियों में, इसका मैं डायग्राम दिखाता हूँ आपको मैं, जो मुख्यतः नदियाँ हैं। मुख्य नदियाँ कौन सी हैं इस महाद्वीप की? इस डायग्राम में भी नदी है और इस डायग्राम में भी नदी है। तो इसमें देखो हम चेक करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? नील नदी की। किसकी बात करते हैं? नील नदी की। जो नील नदी है
ये संसार की सबसे लंबी नदी है। बड़ी नहीं, बड़ी तो अमेजन है, लंबी, लंबाई के अनुसार संसार की सबसे लंबी नदी है नील नदी। जो नील नदी है ये दो नदियों से मिलकर बनती है। नील नदी दो नदियों से मिलकर बनती है। एक तो है सफेद नील और एक है नीली नील। देखो ये जो विक्टोरिया झील से निकल रही है, कहाँ से निकल रही है? विक्टोरिया झील से निकल रही है नदी। ये तो है आपकी सफेद नील। कैसी है? सफेद नील। और दूसरी जो नदी है वो है ब्लू नील, नीली नील। ये है आपकी नीली नील। और ये दोनों नदियां खार्तूम में आकर आपस में मिल जाती हैं। कहाँ मिल जाती हैं? खार्तूम में। सफेद नील और नीली नील दोनों आपस में कहाँ मिलती हैं? खार्तूम में। जिस प्रकार से अलकनंदा और भागीरथी मिलकर क्या बनाती हैं? गंगा नदी। अलकनंदा और भागीरथी मिलकर क्या बनाती हैं? गंगा नदी। उसी प्रकार से सफ़ेद नील और नीली नील मिलकर क्या बनाती हैं? नील नदी। और उसके बाद में ये बहती हुई और भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है नील नदी। इसकी जो सर्वाधिक लंबाई है वो है किसमें? मिस्र देश में। और मिस्र देश को ही इस नदी से सबसे अधिक फायदा होता है, मिस्र देश को ही। इसलिए मिस्र देश को नील नदी का वरदान, नील नदी का वरदान मिस्र देश को कहा जाता है। दूसरे, इस नील नदी की घाटी में जो खेती करते हैं किसान, यहाँ पर खजूर की खेती करते हैं मोस्टली, उनको कहते हैं फेला। क्या कहते हैं उनको? फेला कहते हैं उनको। तो मिस्र देश में किसानों को किस नाम से जानते हैं? फेला के नाम से जानते हैं। किस के नाम से जानते हैं? फेला के नाम से जानते हैं। और मिस्र देश में ही इजिप्ट, मिस्र का दूसरा नाम क्या है? इजिप्ट। जैसे भारत का नाम इंडिया, इस प्रकार से। तो मिस्र देश में ही इस नदी पर आसवान बांध स्थित है। आसवान नाम याद रह जाएगा भाई। आसमान नीला होता है और नीली नील नदी। तो आसवान बांध कौन सी नदी पर है? नील नदी पर। कौन से देश में है? मिस्र देश में। कौन से देश में है? मिस्र देश में। अब ये निकलती कहाँ से है? तो जो मुख्य नदी है वो है सफ़ेद नील, और वो निकलती है विक्टोरिया झील से। कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। तो नील नदी का जो उद्गम है, नील नदी का उद्गम है वो है विक्टोरिया झील, और मोहाना है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर। और उसकी विस्तृत बातें बाद में करेंगे। तो नंबर 1 जो नदी आपकी आ गई वो कौन सी हो गई? आपकी नील नदी। ये देखो इस प्रकार से ये बहती है। इसके बाद में आती है आपके नंबर 2 कांगो नदी। कांगो या जायरे नदी। कांगो या जायरे नदी। जो कांगो या जायरे नदी है ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार ये काटती है। मतलब ये भूमध्य रेखा के आसपास जहाँ प्रत्येक दिन दोपहर के 12 बजे बाद में वर्षा होती है, उस इलाके में ये बहती है। इसलिए पूर्णवासी नदी है, पूरे 12 महीने ये बहती है। और इसका जो अपवाद क्षेत्र है उस दृष्टि से ये नील से भी काफ़ी बड़ी है। अपवाद की दृष्टि से नील से भी काफ़ी बड़ी है। अगली इसकी विशेषता है कि यह भूमध्य रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। ये देखो आप इस डायग्राम में स्पष्ट हो रहा है। ये आपकी जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा को देखो ये 2 बार काट रही है। यहाँ से निकली और इसने इस प्रकार से पहली बार काटा और ये इसको दोबारा काट दिया, और फिर कहाँ जाके गिर गई? ये अटलांटिक महासागर में जाके गिर गई। अंध महासागर में जाकर गिर गई। अटलांटिक या अंधेरी की बात है। तो नंबर 2 नदी कौन सी है आपकी? नंबर 2 नदी है आपकी ये भूमध्य रेखा है, कांगो नदी। इसके बाद में आती है आपके नंबर 3
नाइजर नदी। कौन सी आती है? नाइजर नदी। ये देखो ये नाइजर नदी है, इस प्रकार से बहती हुई आती है ये, और इस प्रकार से ये आके किस में गिर जाती है? अटलांटिक महासागर में ही आकर ये गिर जाती है आपकी नाइजर नदी भी, गल्फ ऑफ गिनी। और इस नदी पर, नाइजर नदी पर कैंची बांध स्थित है। कैंची, जैसे कैंची, नाई के पास कैंची होती है ना, उस प्रकार से इसको याद कर लो आप। कैंची बांध यहाँ पर स्थित है। इसको पोमतेल की नदी भी कहते हैं। किसको? नाइजर नदी को। तो 3 नदियाँ हो गई। इसके अलावा यहाँ नदी है जाम्बेजी नदी। जो कांगो नदी के पास से निकलती है, लेकिन ये पूर्व की ओर बहती है और कांगो नदी पश्चिम की ओर तरफ बहती है। तो जाम्बेजी नदी। नदी कितनी हो गई? 4। इसके बाद में आपकी आती है लिम्पोपो नदी। कौन सी आती है? लिम्पोपो नदी। ये देखो आप, लिम्पोपो नदी। इसकी जो मुख्य विशेषता है लिम्पोपो की, वो ये है कि ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो किसको 2 बार काटती है? मकर रेखा को 2 बार काटती है। जो कांगो या जायरे, कांगो का दूसरा नाम क्या है? जायरे नदी। तो जो कांगो नदी है वो तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और एक राजस्थान में बहती है माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। राजस्थान में एक नदी बहती है माही नदी, जो मेहन झील से होकर निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो वो भी क्या? कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली तो माही नदी हो गई, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो नदी हो गई, और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो या जायरे नदी हो गई। इसके बाद में आपकी आती है ऑरेंज रिवर, ऑरेंज नदी। ये दक्षिण अफ्रीका देश में बहती है ऑरेंज। तो अन्य जो महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? आपकी ऑरेंज नदी है। तो इन नदियों का हम विस्तृत क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे अब। तो प्रमुख नदियाँ आपने देख लें, नदी कौन सी नदी कहाँ पर जाके मिलती है और कहाँ बहती है। तो अब देखिए आप, नंबर 1 प्रमुख नदियों में नील नदी। नील नदी। सबसे पहली बात तो ये कि यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। सबसे बड़ी नहीं है, सबसे लंबी नदी है। इसकी जो लंबाई है वो है 6690 किलोमीटर। लंबाई भी लिख लो आप इसकी। नील नदी की लंबाई। इसका जो उद्गम स्थान है वैसे मिलकर ये 2 नदियों से मिलती है, सफ़ेद नील और नील नील से। लेकिन सफ़ेद नील का जो उद्गम स्थान क्या है? विक्टोरिया झील। इसलिए इसका भी क्या है? विक्टोरिया झील। उद्गम स्थान इसका विक्टोरिया झील। उद्गम स्थान इसका विक्टोरिया झील। नेक्स्ट यह है सफ़ेद नील व नीली नील। नदियों से मिलकर बनती है। किस किस से मिलकर बनती है? ये सफ़ेद नील और नीली नील से मिलकर बनती है। ये जो दोनों नदियाँ ये कहाँ मिलती हैं?
खार्तूम में। तो इसको भी नोट कर लो आप। ये दोनों नदियां खार्तूम है उत्तरी सूडान की राजधानी, खार्तूम शहर में आपस में मिलती हैं। दोनों से मतलब समझ गए ना आप, सफ़ेद नील और नीली नील शहर में आपस में मिलती है। मतलब खार्तूम शहर के बाद में ही इसका नाम क्या होता है, नील नदी होता है। खार्तूम शहर के बाद में ही क्या नाम होता है इसका, नील नदी नाम होता है। तो खार्तूम शहर में ये आपस में मिलती है। इसके अलावा इसमें इसकी जो लंबाई है वो मिस्र देश में सबसे अधिक है। ये देखो आप इसमें मैप में, ये देखो मिस्र देश से होके बह रही है ये। इसकी सर्वाधिक लंबाई मिस्र देश में, और मिस्र देश में इस पर एक बांध बना हुआ है। उस बांध का नाम है आसवान बांध। देखो आसमान नीला होता है तो याद रह जाएगा आसवान बांध, और आसवान बांध है कहाँ पर, मिस्र में। इस नदी पर जो बांध उसका नाम क्या है, आसवान बांध। इसके अलावा जो इस नदी घाटी में जो किसान खेती करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, फेला। क्या कहते हैं उनको, फेला। इस नदी घाटी में खेती करने वाले किसानों को फेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको, फेला कहा जाता है। यहां जो किसान खेती करते हैं उनके कहते हैं फेला। एक फेजेंडा भी आता है साथ में, फेजेंडा। तो फेजेंडा तो क्या है कि ब्राजील में जो कॉफ़ी के बागान हैं, ब्राजील में जो कॉफ़ी के बागान है उसे हम कहते हैं फेजेंडा। और फेला है किसान। फेला क्या है, किसान। तो ये बातें किसकी हो गई है आपकी, नील नदी की बातें हो गई है आपकी। इसके बाद में हम आगे चलते हैं तो नंबर 2 पर आती है आपकी कांगो या जायरे नदी। कांगो या जायरे नदी। देखो वो लंबाई में सबसे अधिक लंबी थी, लेकिन यदि इसी महाद्वीप में अपवाह की दृष्टि से बात करते हैं तो अपवाह की दृष्टि से ये इस महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। मतलब अधिक मात्रा में पानी को लेकर चलती है ये। तो इस महाद्वीप में अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी। इस महाद्वीप का मतलब बात किसकी कर रहे हैं, अफ्रीका महाद्वीप की। तो इस महाद्वीप में अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी, लंबी नहीं, सबसे बड़ी नदी तथा लंबाई में दूसरे स्थान पर। दूसरे स्थान पर किसकी बात हो रही है, ये कांगो नदी की बातें हो रही है। इसके अलावा और इसकी विशेषता क्या है कांगो नदी की, ये कौन सी रेखा को 2 बार काटती है,
ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। यह है भूमध्य रेखा, जिसका नाम और क्या है, विषुवत रेखा। रेखा को 2 बार काटती है। इसका जो पानी है मुहाना का बनाती है ये किसी पर्टिकुलर स्थान से नहीं निकलती है, क्योंकि इसका जो एरिया है जहाँ से ये पानी लेती है वो भूमध्य रेखा के पास का इलाका है, जहाँ पर प्रतिदिन दोपहर के 12 बजे बाद में सेवनीय वर्षा होती है। कौन सी वर्षा होती है? सेवनीय वर्षा होती है। तो इसके मुहाने की बात करेंगे। इसका मुहाना क्या है? जहाँ इसका संगम या मुहाना एक की बात है, जहाँ इसका पानी जाकर गिरता है तो वो है आपका अटलांटिक महासागर। अटलांटिक या अंध महासागर। अटलांटिक या अंध महासागर। इसके अलावा इस नदी पर और क्या क्या बना हुआ है? कांगो नदी पर तो देखिए आप, इस कांगो नदी पर 2 जलप्रपात स्थित हैं। एक का तो नाम है स्टेनली और जो दूसरा है वो है लिविंग स्टोन। स्टेनली और लिविंग स्टोन, इस पर 2 क्या हैं? जलप्रपात, वाटरफॉल बने हुए हैं इसके। क्योंकि जो अफ्रीका महाद्वीप पे कैसा है, ये पठारी प्रदेश है। पठारी प्रदेश है तो पानी ऊपर से कहाँ नीचे गिरता है। इसके अलावा जब पठारी प्रदेश होने के कारण जब यहाँ पर वाटरफॉल भी है और पानी क्या है कि तेज गति से आगे चलता है, इस कारण से यहाँ पर जल विद्युत की भी संभावना सबसे अधिक है। संसार में यहाँ पर जल विद्युत की संभावना सबसे अधिक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। इस नदी पर संसार में सर्वाधिक जल विद्युत की संभावना है। किसकी बात कर रहे हैं? इसकी हम नदी की बात कर रहे हैं, नदी के ऊपर। तो ये किसकी बातें हो गई आपकी? कांगो नदी की बातें कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद में हम आगे चलते हैं तो नंबर 3 पर आपकी आती है नाइजर नदी। कहाँ है आपकी नाइजर नदी? ये है आपकी नाइजर नदी, जिस पर नाइजीरिया में कौन सा बांध है? कैंची बांध। भाई नाई के पास कैंची होती है ना, तो कैंची बांध इस पर स्थित है और इसको पोमतेल की नदी भी कहते हैं। नाइजर नदी तीसरी सबसे लंबी नदी इस महाद्वीप की। तो नाइजर नदी के बारे में अपने इस पर जो बांध बना हुआ है, एग्जाम इस वाला था वो देखेंगे। इस पर जो बांध बना हुआ है वो है कैंची बांध, जो कौन से देश में है? नाइजीरिया में। और इसके अलावा इसको पोमतेल की नदी भी कहते हैं। इसका जो उपनाम है वो क्या है? पोमतेल की नदी। तो तीसरी जो नदी वो कौन सी हो गई आपकी? नाइजर नदी। इसके बाद में हम बात करते हैं तो नंबर 4 आपकी आती है लिम्पोपो नदी। नंबर 4 कौन सी है आपकी? लिम्पोपो नदी। देखो इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है लिम्पोपो नदी की वो तो क्या है? यह मकर रेखा को 2 बार काटती है।
इसके अलावा और क्या है इसकी विशेषता, इसको घड़ियाल नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? घड़ियाल नदी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें घड़ियाल पाए जाते हैं। तो इसका जो उपनाम तो क्या हो जाएगा? घड़ियाल नदी। ये देखो यहाँ स्थित है, ये आपकी लिम्पोपो, ये वाली, जिसका पानी कहाँ गिर रहा है? हिंद महासागर में। और यह मकर रेखा को दो बार काटती है। कौन सी रेखा को दो बार काटती है? ये मकर रेखा को दो बार काटती है। और कर्क रेखा को दो बार जो काटने वाली जो नदी है वो कौन सी है आपकी? कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी है माही नदी, जो राजस्थान में बहती है। इसके बाद में आपकी आती है जाम्बेजी नदी। कौन सी आती है? जाम्बेजी नदी। तो नंबर 5 है आपका जाम्बेजी नदी। इसकी जो महत्वपूर्ण बात है जाम्बेजी नदी की, इस पर एक तो करीबा बांध स्थित है, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछा हुआ सवाल है। करीबा बांध कहते, करीबा बांध कहाँ पर स्थित है? क्योंकि जो करीबा बांध है ये विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है करीबा बांध। भाई एक झील तो कैसी होती है? प्राकृतिक होती है, और एक कैसी होती है? मानव के द्वारा निर्मित होती है। तो उसे कैसे कहते हैं? कृत्रिम झील कहते हैं इसको। इसके अलावा इस पर विक्टोरिया जलप्रपात भी स्थित है, जाम्बेजी नदी पर। जो जलप्रपात है वो कौन सा है? विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। कौन सा वाटरफॉल है इस पर? विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है जाम्बेजी नदी पर। तो नदी कितनी हो गई आपकी? 5। इसके बाद में देखो आप नंबर 6। नंबर 6 है आपकी ऑरेंज नदी। ये देखिए आपकी ऑरेंज नदी। अगर देश की बात करते हैं तो देश कौन सा आ जाएगा आपका? दक्षिणी अफ्रीका। कौन सा देश आ जाएगा? दक्षिणी अफ्रीका। किसकी सबसे लंबी नदी है जो दक्षिणी अफ्रीका और नामीबिया की सीमा बनाती है? तो पहली बात ये हो जाएगी कि यह दक्षिणी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी। देखो अफ्रीका तो महाद्वीप है और दक्षिण अफ्रीका देश है। और जो नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका की सीमा बनाती है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो है वाल नदी, जो कई बार पूछ सकती है भी। इसकी प्रमुख सहायक नदी वाल नदी है। तो वाल नदी किसकी सहायक नदी है? ये ऑरेंज की सहायक नदी है। इसकी जो नदी घाटी है वाल नदी की और ऑरेंज की, ये हीरा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए हीरा, डायमंड के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इन दोनों की नदी घाटियां हीरा डायमंड के उत्पादन
के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है, ठीक है। इन दोनों की नदी घाटियाँ हीरा के उत्पादन के लिए क्या है, फेमस है। तो ये किसकी बातें हो गई, आपकी ऑरेंज नदी की भी बातें कंप्लीट हो गई। तो हमने नील नदी के बारे में भी अध्ययन कर लिया। इसके बाद में नंबर 2 कांगो, नंबर 3 नाइजर, नंबर 4 लिम्पोपो, नंबर 5 जाम्बेजी और नंबर 6 आपकी ऑरेंज नदी। इन सभी का अध्ययन किस में कर लिया, हमने अफ्रीका महाद्वीप में कर लिया। तो अफ्रीका महाद्वीप में हमारे पर्वत भी हो गए और इसके अलावा हमारी नदियाँ भी कंप्लीट हो गई।